हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के लेक्चर में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन कवर करने वाले हैं। और आपने ऐसा देख रखा है, मैंने लिख रखा है बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन पे कवर करेंगे। मेनली अमाइन फोकस्ड ही होता है ऑर्गेनिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा बात बता दूं कि यहाँ पे मैं पहले आप लोग को थोड़ा सा बता ही देता हूँ। सबसे पहला अर्हेनियस बेस जो OH- दे बेसिक मीडियम, ठीक है। लुईस बेस जो लोन पेयर डोनेट करे। और थर्ड अपना होता है ब्राउनस्टेड बेस जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ब्राउनस्टेड बेस क्या होता है? वो बेस जो H+ एक्सेप्ट करे। H+ एक्सेप्टर या प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा ब्राउनस्टेड बेस होगा। ब्राउनस्टेड बेस किसको बोलेंगे? H+ और प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये हो गया अपना ब्राउनस्टेड बेस। अब चलिए इसके साथ हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ बात करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं इसी की ब्राउनस्टेड बेस ही है वो भी। यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं वो है बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में तो अभी आ जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए जैसे मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक बात बताइए, CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, आपका यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। पहले ये सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। हम लोगों ने क्या बोला है? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? H+ जो एक्सेप्ट करे। ब्राउनस्टेड बेस क्या होगा? H+ एक्सेप्टर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। H+ अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, आपने H+ लिया तो आप H+ आपके पास आया ही क्यों? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में हो सकता है, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। अब H+ है अपने पास, ध्यान से देखिएगा। अब आप सोचो जरा कि H+ पहले किसके पास जाएगा? बहुत ध्यान से सोचो। H+ इसके पास भी जा सकता है, H+ इसके पास भी जा सकता है। लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करना है यहाँ से यहाँ तक, तो डीलोकलाइज्ड है। बात समझ में आ रही है? मतलब नेगेटिव चार्ज सिर्फ यहाँ नहीं है, वो यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा है। हाइब्रिड में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। लेकिन बताइए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उतना ही रहेगा कि नहीं जितना है ना। इवन की बगल वाला जो CH3 है ना, ये वाला ग्रुप CH3 ग्रुप, जरा मैं इसको दूसरे मार्कर से, ये जो CH3 है आपका, ये +I भी करेगा। तो +I करेगा तो और इलेक्ट्रॉन उस तरफ देगा, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा। एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज होना कोई स्टेबिलिटी वाली बात तो है ना। वो जितना डीलोकलाइज हो सिस्टम उतना स्टेबल हो जाता है। तो ये डीलोकलाइज हो रहा है तो ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा मतलब रिलेटिवली कम स्टेबल है। अब आप खुद बताओ कि अगर एक अनायन जो रेजोनेंस करके रिलेटिवली स्टेबल है और एक जो बिना रेजोनेंस या किसी भी इफेक्ट के और बगल से +I होकर और अनस्टेबल हो रहा है, तो H+ देख के पहले ये भाग के जाएगा H+ लेने या पहले ये भाग के जाएगा H+ लेने? क्योंकि H+ लेने के बाद कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब ये सब बात है, अगर ये ज्यादा अनस्टेबल है तो ये पहले जाएगा, है ना। और ये लेस स्टेबल है, मतलब सॉरी, ये मतलब स्टेबिलिटी इसकी रिलेटिवली इससे तो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं जाएगा H+ लेने, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? इसका मतलब आप ये बोलोगे कि इसके H+ लेने की टेंडेंसी कम है क्योंकि ये स्टेबल है थोड़ा सा इसके रिलेटिव। और अगर इसके H+ लेने की जो टेंडेंसी है वो कम है और H+ लेना ही तो ब्राउनस्टेड बेस का काम है, तो ये H+ ले ही नहीं रहा है, रिलेटिवली कम स्टेबिलिटी, मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा? हाँ, रिलेटिवली कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको A लिख दूं और इसको B लिख दूं तो आप बोलोगे कि A इज मोर बेसिक देन B। ये बेसिक स्ट्रेंथ। अब आप खुद ही देखो ना, ये ज्यादा स्टेबल था तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो ये तो लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा, और इसकी स्टेबिलिटी जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यही चीज थी। चलिए आगे बढ़िए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको ऐसे कवर करते हैं। अब देखिएगा जरा, और एक बार फिर से दिमाग लगाने का ट्राई करिएगा, और अगर आप कर पाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, CH विथ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर है CH3 CH2 विथ नेगेटिव चार्ज और यहाँ CH3 विथ नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए, इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको B, इसको C और इसको D।
अब आपको यही देखना है। अब आप देखो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उसका उल्टा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो बताओ सबसे कम स्टेबल है क्यों? क्योंकि भाई तीन साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, प्लस आई और यहाँ भी प्लस आई, यहाँ दो साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है प्लस आई के थ्रू, है ना। अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है प्लस आई से। अब आप जानते हो ना कि अगर कोई कार्बन है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन खुद ही होते हैं, आप उसको और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। किसी के आदमी के पास बहुत सारे उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसने पैसे हाथ में पकड़ रखे हैं, पैर में पकड़ रखा है, कहीं भी जेब में ठूस रखा है। आप उसको और दे दो कि भाई लो और पैसे ले लो, 5 लाख और लो, वो पकड़ेगा कहाँ, अनस्टेबल हो जाएगा ना पकड़ने के चक्कर में। यही सीन है। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे और बगल से और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। चलिए तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A B C D। ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ मैंने लगाया फ्लोरीन को, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ मैंने लगाया क्लोरीन को, सॉरी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे लगाया ब्रोमीन, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ मैंने लगाया आयोडीन। अब आप खुद बताइए नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियस बात है फ्लोरीन पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम सबसे कम। इसका मतलब आयोडीन वाला सबसे कम स्टेबल। अब अगर मेरे से पूछे तो आंसर क्या होगा, D C B A। बोलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बताइए बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, आप ऐसा करिए, ये ले लीजिए ना, CH3 CH2 with negative charge, CH2 double bond CH with negative charge, CH triple bond C with negative charge, और ऐसे इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आप इसको A ले लीजिए, इसको B और यहाँ C ले लीजिए। एक बार फटाक से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो एक बार वीडियो रोक के इसको पक्का अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूँ फिर, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 है और ये वाला sp। तो आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर की तरफ बढ़ती है, s कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ आप इस तरफ मूव करेंगे तो परसेंट s कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे, और अगर परसेंट s कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो क्या इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत बढ़िया। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। अच्छा अब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है बताइए, तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब मैं इधर से इधर मूव करूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस इंक्रीजेस। और अगर C माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ती है अनायन की तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब मैं इधर से इधर मूव करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन? A। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक A, उससे कम B और सबसे कम C। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जरा ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लो, CH3 या फिर CH3 माइनस, NH2 माइनस और OH माइनस, और एक लास्ट ले लो F माइनस। इन सब में क्या होगा बताइए? बस वही सेम काम कर लीजिए, ABCD है ना, ABC देन D। नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होगा? फ्लोरीन पे। क्यों? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस सीरीज, ठीक है। फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये। क्यों? कार्बन पे नेगेटिव होगा। कार्बन कह रहा होगा भाई मेरे पे नेगेटिव स्टेबल ही नहीं है, कोई आगे ले जाओ। अब कोई ले जाओ तो कौन ले जाएगा? H+ आएगा। अब ये इसका सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगा क्योंकि स्टेबिलिटी फ्लोरीन पे नेगेटिव चलो चल जाएगा, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन बोलेगा एक तो भाई मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उस पे ऊपर से तुमने मेरे के ऊपर नेगेटिव डाल दिया, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ना। इसी रीजन से A इज मोर बेसिक, मोस्ट बेसिक, फिर B, फिर C, देन
बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आइए हम लोग क्या करते हैं, NH2 माइनस, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ क्या करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, NH2 या एक और ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें क्या करता हूँ मैं, ये इन तीनों में, सॉरी माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, इन तीनों में आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सारे नेगेटिवली चार्ज, नाइट्रोजन पर ही नेगेटिव चार्ज है। अब बताइए, आप बताइए मेरे को सोच के कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल बता दो। देखो मैं बताता हूँ, अगर आपने सोच लिया तो बढ़िया है, पॉज करके आप रोक करके सोच सकते हो, अगर नहीं सोच पा रहे आइए मेरे साथ करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो तीनों CH3 है ना एकदम पास आ गए, तो तीनों CH3 अगर पास आ गए तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं, और यहाँ पर रिलेटिवली दूर है ना, तो इसका प्लस आई क्या होगा, लीस्ट होगा, और इसका मोस्ट होगा, बाकी इसमें एक आ गया है। तो बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो और पीछे से इलेक्ट्रॉन देखो, मतलब बताइए इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है हाईली अनस्टेबल, भाई मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आप और दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा, मतलब आंसर क्या होगा, CB देन A। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऐसा करिए आप लिख लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर आप ऐसा करिए, मैं जरा सा इसको अलग करता हूँ, तो क्यों, एक तो आप लिख लो CH3 NH2 विथ नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड N विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और एक आप ले लो इन दोनों में कंपेयर करते हैं ना, आइए इन्हीं दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। अब इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा बेसिक कौन होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, भाई देखो ये वाला जो है 1 2 3 4, हाँ ये भी तो sp3 है, दोनों sp3 है, sp3 नहीं है ये वाला, हाँ ये sp2 हो जाएगा आपका, sp2। अब एक बताओ, एक sp3 एक sp2, बताओ, दोनों नाइट्रोजन है ना, तो sp2 वाले पास s करेक्टर ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, इसका मतलब यहाँ लेस स्टेबल होगा, मतलब आंसर हो जाएगा A ग्रेटर देन B। इसको A लिख लीजिएगा और इसको B लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी अनायन वाले का गेम कैसे करना। हाँ तो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे, हम लोग अभी तक नेगेटिवली चार्ज का हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों के पास क्या है कि नॉर्मल, अब हम लोग ऑर्गेनिक बेसिस में जाने वाले हैं। तो चलिए जरा पहले नाम लिख दूं कि ऑर्गेनिक बेसिस कौन कौन से पढ़ने हैं आपने, ऑर्गेनिक बेसिस, ठीक है। ऑर्गेनिक बेसिस जो अपने को पढ़ने हैं उसमें पहला अपने को देखना है क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा है एमिडीन, तीसरा होगा एल्फेटिक अमाइन, रख लेते हैं यहाँ पर, एल्फेटिक अमाइन, सबका कवर करेंगे धीरे धीरे एक एक करके, तो आपको सब समझ में आ जाएगा नाम से और उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ पहले एल्फेटिक अमाइन के बाद आपको मिलेगा एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। और लास्ट में एक अमाइड होता है अपने पास, ठीक है। अमाइड ऐसा हो RCONH2, मैं बात साथ में लिखता भी जाता हूँ, ठीक है, NH2 ऐसा, ठीक है। एरोमेटिक अमाइन में हम लोग जनरली बेंजीन के साथ NH2 को लगाएंगे, ये एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। एल्फेटिक अमाइन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लीनियर चेन के साथ लगा हुआ। और गुआनिडीन और एमिडीन में क्या होगा कि नाइट्रोजन एक से ज्यादा होंगे, यहाँ 2 नाइट्रोजन होंगे, यहाँ 3 नाइट्रोजन होंगे, तीनों एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में होंगे, और तब क्या बेसिक स्ट्रेंथ बनता है फाइनली उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा लॉजिक दे देता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथे का नंबर आता है और पांचवे का सबसे लास्ट। मतलब इधर की तरफ नॉर्मल बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि अपने पास जो लीस्ट बेसिक होगा ना वो होगा अमाइड,
ठीक है, अब उसको देखेंगे अमाइड में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों ऐसा हम लोग ऑर्डर लेके चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे करूँगा मैं, लेक्चर कैसे कैसे होंगे या फिर वीडियो में ऑर्डर क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एल्फेटिक अमाइन कवर करेंगे, देन एरोमेटिक, फिर इन दोनों के क्वेश्चन कंबाइन करके थोड़े बहुत, फिर गुआनिडीन एमिडीन पढ़ेंगे और लास्ट में अमाइड के साथ कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल ऑर्डर होगा करने का। और इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो वाटर आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला, अपना जो टॉपिक है जिसको अपने को स्टार्ट करना है वो कौन होगा, एल्फेटिक अमाइन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्फेटिक अमाइन। ठीक है, एल्फेटिक अमाइन में देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है इसका, बेसिक स्ट्रेंथ ये दो फेज में बताया जाता है, एक गैसियस फेज में, मतलब आप गैस बोल सकते हो, या फिर एक एक्वस फेज में बताया जाता है। तो गैस फेज में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर एक्वस फेज में। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, एल्फेटिक अमाइन। अब आप पूछोगे सर एल्फेटिक अमाइन क्या होता है, तो नॉर्मल ये स्ट्रेट चेन होता है ना, एल्केन वाला चेन लगा है, उसमें जो NH2 लगा वो एल्फेटिक अमाइन। ठीक है, एग्जांपल से तो दिख ही जाएगा। चलो यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है इसमें, ठीक है, तो गैस फेज में आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर N होगा, यहाँ पर एक R मतलब अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर R। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर R N और एक H और एक R और यहाँ पर लोन पे, यहाँ पर एक R NH2 और लोन पे। ठीक है, लास्ट में NH3 भी डाल देते हैं। अब देखिए जरा गैस फेज में बहुत ध्यान से सुनिएगा, गैस फेज में मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, गैस है ना तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे। तो अगर आपको कंपैरिजन लगाना है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कभी कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। गैस में हम लोग क्या मान के चलते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर है। तो अगर मैं इन सबको कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब मान रहा हूँ कि ये सब बहुत दूर दूर है, ये अपने ही मॉलिक्यूल से बहुत दूर है, ये अपने मॉलिक्यूल से बहुत दूर है। ठीक है ऐसा, और यहाँ पर जब अगर मॉलिक्यूल बहुत दूर है, मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो जो उसके अंदर सिर्फ इफेक्ट होगा वो लगेगा। बताओ यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर खुद से। तीन इफेक्ट होते हैं परमानेंट वाले, परमानेंट ही लगेंगे ना, रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप देख पा रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस नहीं हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, हाँ सिर्फ इंडक्टिव होगा, ये R इंडक्टिव लगाएगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा ना, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं दूसरा मार्कर भी ले लेता हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा कि जब बेसिक स्ट्रेंथ गैस फेज में बताते हैं, सिर्फ हम लोग को क्या लगाना है, इंडक्टिव इफेक्ट, और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता उस किसी और चीज से। अब देखो यहाँ पर इधर से प्लस आई, इधर से प्लस आई और इधर से प्लस आई। ठीक है, इधर से प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, और यहाँ पर तो एक साइड से प्लस आई और यहाँ पर कोई है नहीं। अब आप देखो ये नेगेटिवली चार्ज वाले नहीं है ना, इस पे चार्ज नहीं, न्यूट्रल है सारे के सारे। अब आप खुद एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझ के बताना कि जो H+ है वो आएगा। अब एक बात बताओ, H+ कहाँ जाएगा, इस लोन पेयर के पास। तो H+ अगर लोन पेयर के पास जा रहा है, लोन पेयर में असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कुल मिला के फिर से H+ कहाँ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज के पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चार्ज मतलब कंपाउंड तो न्यूट्रल है, पर वो जा इलेक्ट्रॉन के पास ही रहा है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के पास ही तो होता है। अब याद रखिएगा, इससे पहले वाला जो केस हम लोगों ने कवर किया वो अनायन था, वहाँ स्टेबिलिटी देखनी थी, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं देखते। यहाँ पर ये आपको कंपेयर करना है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर H+ आया तो H+ को क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन 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 हर जगह। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर जहां ज्यादा होगा वहां ज्यादा उसका अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे कम, यहाँ उससे भी कम और यहाँ सबसे कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा H+ के जाने की टेंडेंसी कहाँ होगी, यहाँ पर। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये कंपाउंड। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा ना, इधर की तरफ अगर आप मूव करोगे, इधर की तरफ आप मूव करोगे तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर है। अब अगर लोन पेयर आपका ऐसा है कि लोन पेयर ज्यादा होगा वहां पर, अगर नेगेटिव, यहाँ पे लोन पेयर की डेंसिटी बगल बगल से इलेक्ट्रॉन देंगे तो थोड़ा थोड़ा लोन पेयर में और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो H+ को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो H+ उस तरफ खिंच जाएगा।
है ना, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ये गैस फेज में हो गया। लेकिन ये तो आपका नॉर्मल हो गया कि आप इन लिख लेना कि इन गैस फेज ऐसे, इन गैस फेज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है? तो जो इंडक्टिव इफेक्ट का स्ट्रेंथ होगा जिसमें ज्यादा वो प्लस आई, मतलब अब यहाँ पर जो मैं इंडक्टिव बोल रहा हूँ वो प्लस आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने को अब कहाँ जाना है? हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं यहाँ पर, अब लिख लेते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। अब देखो एक्वस मीडियम में अगर आप ले गए तो पहले मैं बता देता हूँ, पानी में ले जाओगे तो मॉलिक्यूल पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा कि नहीं, बताइए। ऑब्वियस सा बात है, पानी के साथ इंटरेक्शन तो होना ही है। और खुद का जो इफेक्ट है वो तो लगता रहेगा ना, मतलब जो उसका खुद का इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो लगता रहेगा। मतलब जब एक्वस मीडियम में जाओगे तो आपको दो चीजों का ध्यान देना होगा, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, और ये आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा उसमें जो लोन पेयर है उसका मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा। और दूसरा यहाँ पर एक और इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा, वो है सॉल्वेशन इफेक्ट। बोलिए, ये बात समझ में आ रही? और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसका काम चला लेंगे, सॉल्वेशन इफेक्ट। मतलब अब ध्यान से सोचो, अब एक चीज से बेसिक स्ट्रेंथ नहीं आने वाला है, यहाँ पर तुमको इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट मॉलिक्यूल पे देखना पड़ेगा, तब आप बता सकते हो कौन ज्यादा बेसिक कौन लेस बेसिक। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए, तो इसका मतलब अगर बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि चलिए फिर काम शुरू किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि अपने को दो चीजों का कंबाइन इफेक्ट यहाँ पर देखना है। पहले हम लोग देख लेते हैं इंडक्टिव का इफेक्ट वन। तो इफेक्ट वन में आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ नाइट्रोजन होना चाहिए था, इंडक्टिव इफेक्ट वन में हम लोग इंडक्टिव देख रहे हैं, इफेक्ट में हम लोग प्लस आई का इफेक्ट देख रहे हैं, इंडक्टिव वाला पहले। तो आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, फिर तो पता ही चल रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। लेकिन नहीं, आप जब बहुत ध्यान से सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इंडक्टिव अगर मैं सिर्फ कंसीडर करता हूं तो जो ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा, है कि नहीं। और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि इस नाइट्रोजन से 3 R ग्रुप लगे ना तो ये 3 डिग्री है, 2 R ग्रुप लगे तो 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। मतलब कि अगर मैं प्लस आई का ऑर्डर लूं तो मैं बोलूंगा कि 3 डिग्री फिर 2 डिग्री देन 1 डिग्री, इधर की तरफ प्लस आई इंक्रीज कर रहा है। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक इफेक्ट नहीं है, गैस फेज में तो एक ही इफेक्ट था, सारे मॉलिक्यूल अलग, मॉलिक्यूल को किसी से मतलब ही नहीं है। लेकिन जब पानी में डालोगे एक्वस मीडियम में तो भाई पानी से तो मतलब होगा ना, पानी नहीं छोड़ने वाला किसी को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी में सॉल्वेशन कौन ज्यादा करेगा, है कि नहीं? पानी में सॉल्वेशन तो होगा ना। आप देखिए जरा यहाँ पर पानी में मतलब कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन ज्यादा घुल जाएगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। चलिए, तो दूसरा इफेक्ट सॉल्वेशन। देखो सॉल्वेशन में आप समझिएगा कि अगर R ग्रुप जितना बड़ा होगा पानी में, देखो R क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। बात समझ पा रहे हैं ना? ये R जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। और नाइट्रोजन क्या होगा? पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड उतना बन नहीं पाएगा। फाइनली जो R है ना, R जितना बड़ा होगा, R का साइज जितना बड़ा होगा, R जो होगा अगर बड़ा होता जाएगा तो सॉल्वेशन कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि जो R है ना, ये R यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखने जाऊं, चलो मैं लिख के ही लिख देता हूँ, R R R यहाँ लोन पे, यहाँ R NH एक और R और यहाँ पर RNH2। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है कि नहीं? R हाइड्रोफोबिक होता है तो ये नहीं चाहेंगे कि पानी में डूबे और सॉल्वेट हो, है ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोफोबिक पार्ट है और यहाँ पर 1 हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो बताओ कौन पानी में सबसे कम डूबना चाहेगा? मतलब पानी के अंदर जाएगा ही नहीं, तो बाकी तो एसिडिक बेसिक रिएक्शन वाली तो बाद में बात आती है ना। तो ये क्योंकि R बहुत बड़ा है तो जो सॉल्वेशन होगा, बताओ किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, है कि नहीं? सॉल्वेशन मतलब पानी, सॉल्वेशन मतलब पानी में डूबना, पानी में जाना। इसको कुछ लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी समझाते हैं, पर अपन समझ सकते हैं कि R क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, R कार्बन से बना होगा ना, तो अगर R हाइड्रोफोबिक है, हाँ पानी में नहीं डूबना चाहता है,
और नाइट्रोजन डूबना चाहता है, तो एक पार्ट डूबना चाहता है, एक पार्ट नहीं डूबना चाहता है। तो यहाँ 3 पार्ट है जो नहीं डूबना चाहते हैं, और यहाँ 2 पार्ट और यहाँ पे 1 पार्ट है। तो बताओ पानी में ज्यादा कौन डूबेगा? ये ज्यादा डूबेगा। तो मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इधर की तरफ मूव करने में हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीज कर रहा है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। एक ही यार बचा ना लास्ट में, इसका मतलब क्या होगा? सॉल्वेशन इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्वेशन इंक्रीजेस, हाइड्रोफोबिक पार्ट कम हुआ तो सॉल्वेशन ज्यादा। इसका मतलब बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, अगर सॉल्वेशन सबसे ज्यादा उसका हो रहा है तो पानी में कौन सबसे ज्यादा जाना चाहेगा? सॉल्वेशन किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा? तो आप बोल दोगे कि सर 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, सॉरी यहाँ पे देखो 3 डिग्री का सबसे कम, 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। यहाँ पे 1 आर लगाए तो 1 डिग्री, यहाँ 2 आर लगाए तो 2 डिग्री, यहाँ 3 आर लगाए तो 3 डिग्री। अब देखो आप अगर सॉल्वेशन को कंसीडर करोगे तो 1 डिग्री सबसे अच्छा बेस है। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करोगे तो 3 डिग्री सबसे अच्छा बेस है। क्या बोलते हो? समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात यहाँ पे? चलो ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इधर जगह बना के और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं दोनों चीजें एक साथ लिख के आपको समझाता हूँ कि क्या करना है आपको और क्या समझना है। चलिए देखिए, अगर आप इंडक्टिव, क्योंकि आपको इन दोनों इफेक्ट को कंसीडर करते हुए फाइनल बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। समझ में आ गया? दोनों कंसीडर करना पड़ता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर आप इंडक्टिव का ऑर्डर लेते हो तो आप बोलोगे कि सर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अच्छा, अगर आप सॉल्वेशन का ऑर्डर लेते हो, सॉल्वेशन, तो आप बोलोगे कि सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो देखो इंडक्टिव में 3 डिग्री जीत रहा है, सॉल्वेशन में 1 डिग्री जीत रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से सुनो कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, अगर सॉल्वेशन लगा रहे तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। अब लेकिन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लगेगा, तो एक में 3 डिग्री जीता, एक में 2 डिग्री जीता। लेकिन देखिए यहाँ पर खेल कोई और करने वाला है, ये जो 2 डिग्री है ना वो सबसे जीत जाएगा। क्यों? अगर ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे इन दोनों का मैच करा के, तो जो ऑर्डर आता है वो आता है भाई 2 डिग्री सबसे आगे होगा। 2 डिग्री इज मोस्ट बेसिक, इज मोस्ट बेसिक। अब पूछोगे सर कैसे? तो वो ऐसे भाई कि एक में 3 जीत रहा है 2 के पीछे, एक में 1 जीत रहा है 2 के पीछे। तो इसका मतलब क्या है? जब ओवरऑल दोनों का एवरेज लोगे तो कौन जीत जाएगा? 2 डिग्री मोस्ट बेसिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए अब हुआ क्या कि अब फाइनली आप अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से लॉजिकली सुनिएगा कि अगर 2 इफेक्ट आ रहा है और दोनों में से कोई इफेक्ट इंडक्टिव आप समझते हो, लेकिन सॉल्वेशन जो होता है वो तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा अल्काइल ग्रुप है, आर कौन सा है। जैसा आर जितना बड़ा होगा सॉल्वेशन उतना कम होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या होगा, फिर आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। आप यहाँ लॉजिक से बोल सकते हो भाई 2 डिग्री तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अपने पास क्या होता है, कुछ डेटा होता है, हम लोग उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा लिख नहीं रहे, मैं तुमको नॉर्मल ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे याद रखते हैं। आर क्या होगा तो क्या क्या बनेगा। चलिए तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मिला के एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से निकाला जाता है बेसिक स्ट्रेंथ। 2 डिग्री का ज्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया कि इन दोनों को आप क्लब करिए और फिर बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। तो होता क्या है, बोला जाता है कि इफ यहाँ पर इफ R इज इक्वल टू CH3, अगर आप R की जगह CH3 डाल दोगे तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो होता है ऐसे लिख लीजिए 2 3 1 हो जाता है 2 3 1। ये अब बोलोगे सर ये क्या है 2 3 1 क्या? बताता हूँ। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, 2 3 1 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे देखिए, छोटे के लिए बड़ा नंबर और बड़े के लिए छोटा नंबर। हाँ 1 मिनट जरा मैं देख लूँ। ठीक है एक मिनट देखिएगा जरा ध्यान से। यहां से 2 3 1 इसको लिखिएगा 2 1 3। ठीक है, हाँ बताता हूँ लॉजिक। छोटे के लिए छोटा नंबर, बड़े के लिए बड़ा नंबर। कैसा? देखो 2 डिग्री तो ज्यादा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 में कैसे पता चला बताता हूँ। याद रखिएगा कि अगर R CH3 है मतलब CH3 NH ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये 2 डिग्री है। देखो 2 डिग्री 2, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब क्या? CH3 NH2। ठीक है, उसके बाद 3 डिग्री, ये समझाता हूँ कैसे। CH3 और यहाँ पर NH2। और अगर आपको ये लिखना है ना, अमोनिया डालना है, तो
अमोनिया हमेशा ग्रुप में सबसे लास्ट में डाल दीजिए, ये ऐसा सीन हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 1 2 3 डिग्री है ना, और 3 डिग्री, और ये अमोनिया सबसे लास्ट में CH3। चलिए तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे हो गया। असल में क्या होता है कि आपको पता है कि 2 डिग्री दोनों में आ गया, तो भाई 2 डिग्री तो आगे आ ही जाएगा, तो देखो 2 डिग्री सबसे आगे आ गया। अब 1 3 में कंपैरिजन होगा कि क्या होगा, तो होता क्या है कि जब आपका RCH3 होगा उस केस में सॉल्वेशन जो होता है, सॉल्वेशन वो डोमिनेट कर जाता है किस पर, सॉल्वेशन डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव पे। तो 1 3 में हम लोग रीजन देंगे कि यहाँ जो सॉल्वेशन होगा ना, सॉल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, वो डोमिनेट कर जाता है प्लस आई के ऊपर। तो ये लॉजिक है, ये वैसे तो नहीं पूछा जाता, बहुत रेयरली पूछा जाता है, फिर भी हम लोग समझने के लिए लिखते थे। दूसरा यहाँ पे 2 ही केस है, इफ R is not equal to CH3, if R is equal to, ऐसा लिख लीजिए, if R is equal to C2H5, C2H5 आप सब लोग जानते हैं, CH2 CH3, देन उस केस में आप ऐसे लिख लीजिएगा C2H5 N, तो जो ऑर्डर होगा वो हो जाता है 2 3 1। अब आप बोलोगे सर कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3। अगर CH3 सबसे छोटा ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा 1 और 3 से मिलने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा बन सकता है, 13। तो 2 के बाद मैंने क्या लिखा, 13। और अगर मेरे को बड़ा ग्रुप चाहिए तो मैं 2 और 1 और 3 से मिलके बनने वाला बड़ा नंबर कौन होगा, 31। तो 31 यहाँ लिखा है। चलिए तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 डिग्री तो भाई बाजी मार ही लेगा, क्योंकि 2 डिग्री तो दोनों में ही बीच में आता है। उसके बाद 1 3 में यहाँ 3 आगे हो जाएगा, मतलब C2H5 N C2H5 और यहाँ पर C2H5। देखो इसके बाद सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, C2H5 NH2, और अमोनिया आप NH3 को सबसे लास्ट में चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ के, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये है 1, और वो है अमोनिया सबसे लास्ट में। तो बहुत ध्यान समझिएगा। अब आप बोलोगे सर R कुछ और हो गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिएगा फॉर लार्ज अल्काइल ग्रुप। अगर आपके पास कोई लार्ज अल्काइल ग्रुप आता है R, तब देखिए उस केस में क्या होगा, अगर R बहुत बड़ा है तो सॉल्वेशन ऑलमोस्ट निग्लेजेबल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जिस केस में सॉल्वेशन इज ऑलमोस्ट 0। तो अगर R बहुत बड़ा है तो सॉल्वेशन एकदम कम, और सॉल्वेशन एकदम कम तो फिर क्या होगा, फिर इंडक्टिव बचा। इंडक्टिव बचा मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, 321, जो गैस फेज में होता है ना। इसका मतलब उस केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा इसका, फिर RNH, और सबसे लास्ट में RNH2, और अमोनिया सबसे पीछे लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपको पता ही है ना कि भाई अब जो है सो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो अब क्या हुआ क्या कि R बहुत बड़ा हो गया, तो भाई अब R बहुत बड़ा हो गया, हाइड्रोफोबिक पाथ बहुत बड़ा हो गया, तो पानी में डूबेगा नहीं, तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात ही कहाँ से, सॉल्वेशन होगा ही कहाँ से। तो अगर सॉल्वेशन हो ही नहीं पा रहा है, सॉल्वेशन होने से जो फायदा है वो मिल ही नहीं पा रहा है, तो भैया मेरे फिर तो सॉल्वेशन होगा नहीं तो कौन सा बात चला जाएगा, सिर्फ इंडक्टिव पे बात चली जाएगी। तो इन दोनों का आप ध्यान रख लीजिए, मिथाइल इथाइल का। अदरवाइज हर केस में ये लगाते जाइएगा, और आपसे अगर क्वेश्चन में कुछ ना पूछे तो आपको जनरली पानी में ही बताना होता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ तक बात में समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि बेसिक स्ट्रेंथ का जो नॉर्मल अनायन वाला पार्ट था वो कवर कर लिया, साथ में दूसरा हम लोगों ने क्या कवर कर लिया उसके बाद कि एल्फेटिक अमाइन अगर हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक अमाइंस, एमाइड, गोनेडीन, एमिडीन, इन सबको कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मोर और लेस खत्म कर ही देंगे, ठीक है। चलिए तो मैं बंद करता हूँ, बाय बाय।